सी occipital. Okay, any other answers? Yes please, online students, C आंसर आया मुकेश का. ओके, व्हाट एल्स? आप लोगों का सबका आंसर सेम है? एवरीवन इज सेइंग सी. ओके, केवी सिंह ने ए लिखा. ए पे क्या है? फ्रंटल लॉब है. ओके, जस्टिफिकेशंस भी आपके सबके पास में होने चाहिए. एनीवे, एक एक के ऊपर जाएंगे. देखो, पेशेंट्स को मेमोरी डेफिसिट है, नंबर 1. विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, राइट वीकनेस ऑफ राइट अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज और पर्सनैलिटी चेंजेस. ये तो 4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है. कनिका ने ए लिखा. ज्यादातर लोग ए भी लिख रहे हैं और सी भी है, और फिर भी कंफ्यूजन है. बहुत सिंपल था, जबकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये नहीं है. विजुअल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर अगर आप ओसिपिटल लॉब चूज कर रहे हो तो वो गलत है. विजुअल डिस्टर्बेंसेस मानते हैं कि विजुअल जो कॉर्टेक्स एरिया होता है वो ओसिपिटल लॉब में होता है, लेकिन ऑप्टिक चेज्मा करके एक एरिया और होता है जो फ्रंटल लॉब में होता है, ऑप्टिक चेज्मा, और वो भी विजन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. दैट इज प्रेजेंट समवेयर इन द फ्रंटल लॉब. नंबर 2, जो विजन का रेटिना को जो सप्लाई करती है, जो क्रेनियल नर्व, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व. नाम सुना है? ऑप्टिक नर्व का पता है? ऑप्टिक नर्व आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री ब्रेन या फिर अफोर ब्रेन, या फिर ये कह सकते हैं कि समवेयर फ्रॉम द फ्रंटल लॉब. तो हो सकता है ऑप्टिक नर्व में डैमेज हुआ हो तो भी विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो है वो ओनली विजुअल कॉर्टेक्स के डैमेज होने से ही आएगा. एनीवे, सो ये आंसर्स आए और आप लोगों के ए और सी में. देखो, इसमें जो करेक्ट आंसर है बहुत सिंपल है. राइट आंसर जो है वो है फ्रंटल लॉब. और फ्रंटल लॉब इसलिए एकदम सिंपल था. मेमोरी डेफिसिट, कल मैंने आपको कहा था फ्रंटल लॉब में 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया होते हैं. सबसे पहला जो एरिया होता है फ्रंटल लॉब में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया. दूसरा जो एरिया होता है उसको कहा जाता है प्री मोटर एरिया. तीसरा जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया. और चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया, या फिर इसी का नाम है मोटर स्पीच एरिया. ये मैंने कल बताए थे. यस और नो? इन 4 सिम्टम्स की हम कल बात कर चुके हैं. और यस, ऑप्टिक नर्व, केवी सिंह ने लिखा. ऑल राइट, देखो इसमें क्या हो गया. अब ध्यान से देखो, प्राइमरी मोटर एरिया का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन होता है प्राइमरी मोटर एरिया का? प्राइमरी मोटर एरिया का मेन फंक्शन होता है जो भी बॉडी के वॉलंटरी स्केलेटल मूवमेंट्स होते हैं, वॉलंटरी स्केलेटल मूवमेंट्स, उनको कंट्रोल करता. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना. सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. आपकी बॉडी के जो वॉलंटरी स्केलेटल मूवमेंट्स होते हैं, वॉलंटरी स्केलेटल मूवमेंट्स का मतलब आप समझते हो ना? वॉलंटरी स्केलेटल का मतलब है हमारे बॉडी में जितने भी जो हमारे कंट्रोल में जो मूवमेंट्स होते हैं, वो मूवमेंट्स प्राइमरी मोटर एरिया कंट्रोल करता है. और वो कहां पाया जाता है? फ्रंटल लॉब में. जैसे कि ये अंगुलियां ओपन है, अगर मैं चाहूं कि इसको क्लोज करना है, बंद करता हूं, ये वॉलंटरी स्केलेटल मूवमेंट है. हाथ को मोड़ना है, बॉडी से दूर ले जाना, बॉडी के पास ले जाना, चलना है, घुटने मोड़ने हैं, ये सारे वॉलंटरी स्केलेटल मूवमेंट्स होते हैं. और ये कंट्रोल होते हैं यहां से. प्री मोटर एरिया जो है वो ऐसा ही कुछ होता है, स्केलेटल मूवमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है हैबिचुअल फंक्शंस को. जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम प्री मोटर एरिया का है. जैसे कि राइटिंग द नोट्स, ब्रशिंग द टीथ, हैविंग द फूड, ड्रिंकिंग द वाटर, ये सारे हमारे लर्न्ड बिहेवियर्स होते हैं, हैबिचुअल बिहेवियर होते हैं. तीसरा एरिया था प्री फ्रंटल. प्री फ्रंटल के बारे में कल भी मैंने बताया था कि बॉडी के जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, उन सारे के सारे कॉग्निटिव फंक्शंस यहां से कंट्रोल होते हैं. जैसे कि इंटेलिजेंसी, जैसे कि जजमेंट, जैसे कि थिंकिंग, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, जैसे कि इनसाइट, ये सारे के सारे हायर थिंकिंग, जनरेशन ऑफ आइडियाज, ये सब प्री फ्रंटल एरिया कंट्रोल करता है. ब्रोकास एरिया के लिए मैंने कल बताया था, मोटर स्पीच एरिया होता है, स्पीच प्रोडक्शन, अप्रिसिएशन, वो सारा यहां से कंट्रोल होता है. तो इसमें ऑप्शन में यही था, मेमोरी डेफिसिट, प्री फ्रंटल एरिया. मेमोरी का क्वेश्चन था. विजुअल डिस्टर्बेंसेस ऑप्टिक नर्व की वजह से जो फ्रंटल लॉब में होती है. ऐसे ही तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं.
वीकनेस ऑफ राइट अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैरों में वीकनेस है। वीकनेस इसलिए क्योंकि प्राइमरी मोटर एरिया स्केलेटल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जब ये कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हाथ और पैरों में वीकनेस आ जाती है। यह फ्रंटल लोब का क्लासिकल सिम्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम यही था जो इसमें काफी इंपॉर्टेंटली दिया गया, इसी के बेस पे ये आंसर बनता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ये टेम्पोरल लोब में समवेयर कंट्रोल्ड होता है, बट समवेयर इट इज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय द फ्रंटल लोब, इसलिए यहां पे आपका राइट ऑप्शन था फ्रंटल लोब। ध्यान रखना, 2-3 इंपॉर्टेंट मेमोरी डेफिसिट और वीकनेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं फ्रंटल लोब को, क्योंकि इसमें प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, ये सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड थे। एनीवे, क्लियर है ये? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी कंपीटिटिव एग्जाम्स में काफी सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा दिया हुआ था, ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर आपको पता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी सिस्ट और प्रोलिफेरेशन, कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स जब ब्रेन में होती हैं तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर ऑलवेज मेड अप ऑफ द ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लिया सेल्स, जिनके बारे में कल मैंने बताया था। न्यूरोग्लिया सेल्स जो 6 प्रकार की होती हैं, 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और 2 पीएनएस में। जो न्यूरॉन्स होती हैं वो कभी भी ट्यूमर नहीं बनाती, या जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल, ये कभी भी ट्यूमर्स नहीं बनाती। इसलिए नहीं बनाती क्योंकि इन न्यूरॉन्स के अंदर क्या नहीं पाया जाता? सेल डिवीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। न्यूरॉन्स सेल डिवीजन कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं? न्यूरॉन्स कभी भी सेल डिवीजन नहीं करती, मतलब न्यूरॉन्स में हीलिंग नहीं पाई जाती। एक बार अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाती है तो वो लाइफ टाइम डैमेज हो जाती है, परमानेंट डैमेज हो जाती है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए वो अपने आप को रिप्रोड्यूस, रीजनरेट या वो रिपेयर नहीं कर पाती हैं। ये मेजर डिफरेंस है। ओके, सो ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो मैक्सिमम जो ट्यूमर्स होते हैं वो ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया सेल्स के बने होते हैं, और उनको हम कहते हैं ग्लियोमास। ग्लियोमास, दीज आर, बहुत सारे प्रकार के ब्रेन ट्यूमर होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और स्ट्रक्चर के आधार पे उनके नाम होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर के ऊपर अगर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, अगर कभी ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर कौन सा है, तो उसके ऊपर आप टिक करोगे ग्लियोमास पे। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। ओके, ग्लियोमास मोस्ट कॉमन अगर ब्रेन ट्यूमर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और अगर इसका ग्लियोमास का मोस्ट कॉमन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द ग्लियोमास, तो मैक्सिमम टाइम ग्लियोमास तब होते हैं या ब्रेन के ट्यूमर तब बनते हैं जब इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या कारण की वजह से जीन्स में चेंज आते हैं। ओके, इन्वायरमेंटल चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल चेंज इन द जीन्स, जो हमारी जीन्स होती हैं जो ट्यूमर बनाती हैं या कैंसर सेल को लीड करती हैं, वो ट्यूमर्स जो है इन्वायरमेंटल हजार्ड होता है उनके ऊपर, इन्वायरमेंटल इंजरी की जाती है और उसकी वजह से वो जो न्यूरॉन्स हैं वो अबनॉर्मल होकर ट्यूमर्स का फॉर्मेशंस करती हैं, जिसको ग्लियोमास कहते हैं। एनीवे, ये आपके क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू ब्रेन ट्यूमर और क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी लेकिन समवेयर ये इंपॉर्टेंट होगा इसलिए रखा है। द नर्स ऑन द क्लिनिकल यूनिट इज असाइंड द 4 पेशेंट्स। नर्स अपने वार्ड में है और जैसे ही वो ड्यूटी पे आई है उसको 4 पेशेंट असाइन किए गए हैं। इन 4 में से विच पेशेंट शुड सी असेस फर्स्ट, 4 पेशेंट का ओवर उसको दिया गया, चारों के बारे में डिटेल बता दी गई। इन चारों में से सबसे पहले वो कौन से पेशेंट को नीड के हिसाब से अटेंड करेगी? ओके, प्रायोरिटी क्या है? ऑप्शन ए, एक पेशेंट विद द स्कल फ्रैक्चर हुज नोज इज ब्लीडिंग। ऑप्शन बी, एक ओल्डर पेशेंट है विथ ए स्ट्रोक हु इज कंफ्यूज्ड एंड हुज डॉटर इज प्रेजेंट, और उसके साथ में उसकी डॉटर है। सी, पेशेंट विद द मेनिंजाइटिस हु इज सडनली एजिटेड एंड रिपोर्टिंग ए हेडेक ऑफ 10 ऑन ए 0 to 10 स्केल। जो दर्द नापने का, पेन नापने का जो स्केल होता है, मैक्सिमम पेन का जो लेवल होता है वो 10 होता है। मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, सडनली इरिटेट हो गया, एजिटेशन में आ गया और
हेडेक बहुत इतना सीवियर हो रहा है कि पेन का मैक्सिमम लेवल चला गया। डी, पेशेंट हु हैड ए क्रेनियोटोमी, अभी एक पेशेंट है उसको क्रेनियोटोमी किया गया है फॉर ए ब्रेन ट्यूमर। क्रेनियोटोमी करके क्या निकाला गया? ब्रेन का ट्यूमर निकाला गया। हु इज नाउ 3 days पोस्ट ऑपरेटिव, सर्जरी 3 दिन पहले हुई, पोस्ट ऑपरेटिव है, एंड हैज हैड द कंटिन्यू वोमिटिंग, और लगातार वोमिटिंग कर रहा है। ये 4 पेशेंट मिले। विच पेशेंट शी शुड अटेंड ऑन प्रायोरिटी? ए। ओके, यस प्लीज कम ऑन विद आंसर्स। केवी सिंह का आंसर आ गया ए, मुकेश ने कहा सी, ए एंड सी। यस, बाकी लोगों का क्या आइडियाज है? कम ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ए एंड सी। हाँ, ए होगा। ओके, कनिका ने भी ए लिखा। हाँ, असेसमेंट नहीं करना है, ये नहीं कह रहा है कि पेन का असेस करो तुम, ये कंडीशन दे रहा है कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस है, एजिटेट हो गया है और उसको 10 लेवल के ऊपर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है इतना तेज, ये कह रहा है, असेस नहीं करना। ओके जी, सो ज्यादातर लोगों ने, 2 लोगों ने ए, बाकी लोग सी, और ये इस तरह से आप लोग भी ए के ऊपर ज्यादा जा रहे हो, एलिमिनेट करते हैं। ए इसका राइट ऑप्शन नहीं है, ए रॉन्ग है, गलत है, और वो गलत इसलिए है, हाँ? फिर सी होगा। ओके, ए गलत इसलिए है, मैं बता देता हूं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। चलो, 4 पेशेंट है, ये पेशेंट किसका है? स्कल फ्रैक्चर है, पेशेंट को स्कल में फ्रैक्चर है और नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पेशेंट्स को ब्रेन फ्रैक्चर नहीं है, ब्रेन टिश्यू इंजरी नहीं है, सिर्फ हड्डी में, जो स्कल का मतलब क्या है? क्रेनियम बोन्स के अंदर फ्रैक्चर है। ठीक है, इमरजेंसी है, पेशेंट को चोट लगी है और नाक से ब्लीडिंग हो रही है, आराम से सर्वाइव कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कंपैरेटिवली, इनके कंपैरिजन में बहुत सीरियस है, लेकिन इससे भी सीरियस कुछ और भी हो सकता है। नंबर 2, एक ओल्डर पेशेंट है, उम्र का सीनियर सिटीजन है, स्ट्रोक उसको हुआ है, कंफ्यूज है, उसकी बेटी उसके साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब साथ में है, स्ट्रोक है, तो कंफ्यूजन वगैरह है, कोई खास बात नहीं है, आराम से चल जाएगा, कोई डजंट मैटर। नेक्स्ट, तीसरा क्या कह रहा है? पेशेंट विद मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, एकदम से सडनली एजिटेट हो गया है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, और इतना सीवियर उसको हेडेक है कि वो 10 का स्केल दिखा रहा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ पेन पहुंच चुका है। डी, पेशेंट हु हैड द क्रेनियोटोमी, एक पेशेंट है, उसको क्रेनियोटोमी 3 दिन पहले हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव में है, वॉमिटिंग हो रही है, प्रायोरिटी तो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे एलिमिनेट हो गया। ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट, देखो, और सी बच गया। सी कैसे बच गया मैं आपको बता देता हूं। मेनिंजाइटिस है, कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पेशेंट को 10 लेवल का पेन है, और नर्स की प्रायोरिटी ये होती है, पेन मैनेजमेंट इज कम्स ऑन द प्रायोरिटी। अगर इतना सीवियर पेन है तो पेन मैनेजमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी बच जाती है, और पेशेंट को 10 लेवल, मतलब इससे ज्यादा दर्द होता ही नहीं है, इससे ज्यादा मानते हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, इससे ऊपर कोई पेन नहीं होता, एक्सेप्ट लेबर पेन, ऐसा माना जाता है, साइंस ये कहती है। सिर्फ इस लेवल से ऊपर एक ही पेन होता है, लेबर पेन, वो लेडीज पर कैसे टॉलरेट करती है, गॉड नोस, बट अदर देन दैट कोई पेन ऐसा नहीं होता जो 10, तो इतना सीवियर पेन है, दिस इज द प्रायोरिटी। ओके, अगर सेकंड प्रायोरिटी की मैं बात करूं, ध्यान से समझना, इसी 4 पेशेंट्स में सबसे पहले नर्स ने इस पेशेंट को अटेंड किया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर अगर बात आएगी, ए ब्लीडिंग, दूसरा, ये तीसरा क्या है? डॉटर इसके साथ है, चौथा क्या है? क्रेनियोटोमी है। ओके, सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्या आ जाएगा? पेशेंट्स को क्या हो रही है? लगातार नोज ब्लीडिंग हो रही है। नोज ब्लीडिंग मैंने कल भी बताया था, बहुत रिस्की होता है। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो ठीक है, तो सेकंड नंबर के ऊपर आएगा 2, और 3 नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा? 3, और ये आएगा नंबर 4। ओके, ये प्रायोरिटी है पेशेंट्स की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑलराइट, हेमरेज और ब्लीडिंग तो प्रायोरिटी होता है सर, यस, हेमरेज और ब्लीडिंग प्रायोरिटी है, लेकिन पेन मैनेजमेंट नहीं। कल की क्लास में जब मैं हेड इंजरी आप लोगों को बता रहा था, तब भी मैंने आपको कहा था कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग को हमने चौथे 5वें पॉइंट पे रखा था। सबसे पहले मैंने कहा था पेटेंट एयरवे, यस, यही कल हमने 2 नंबर पे रखा था स्टेबल सर्वाइकल स्पाइन। इस 3 नंबर पे मैंने कहा था ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन,
4 नंबर पे आईवी लाइन और 5 नंबर पे था कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कंट्रोल पेशेंट को लॉस हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा प्रायोरिटी पेन मैनेजमेंट की भी है इस पेशेंट में, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट, ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। द फैक्टर रिलेटेड टू द सेरेब्रल ब्लड फ्लो, सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है उससे रिलेटेड, that most often determine the extent of cerebral damage from a stroke is, most common determine the extent of cerebral damage from a stroke is the, क्या कारण होगा? देखो ध्यान, क्वेश्चन फिर से देखना। एक, the factor which is related to the CBF, cerebral blood flow, that most often determine the extent of bleeding or cerebral damage from a stroke. Option A, amount of cardiac output, B, oxygen content of the blood, C, degree of collateral circulation, और D, level of carbon dioxide in the blood. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपका जजमेंटल एनालिटिकल थॉट्स सामने आती हैं। यस प्लीज कम ऑन विथ योर आंसर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, पहले सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ये क्या प्रायोरिटी है? सी। सी क्या है? डिग्री ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन। ओके। बी, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। ओके। सेरेब्रल डैमेज, सेरेब्रल डैमेज में ऑक्सीजन कंटेंट का क्या लेना देना है? यस प्लीज। हाँ, यस, कार्डियक आउटपुट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, क्या होगा? हाँ, देखो, ओके, इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी, डिग्री ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन। ये इसलिए है क्योंकि कोलैटरल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? कोलैटरल सर्कुलेशन का मतलब होता है बैकअप, एक तरह से बैकअप सर्कुलेशन, बैकअप ब्लड सप्लाई। बैकअप ब्लड सप्लाई का यहां मतलब क्या है? ये एक तरह से जैसे लाइट चली जाती है और जनरेटर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही ये क्वेश्चन है। यहां पे भी क्या होता है? कोलैटरल सर्कुलेशन आर द ब्लड वेसल्स विच एक्ट एज ए बैकअप ऑफ द सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ये क्या करते हैं? अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, दिस बैकअप सप्लाई क्या करती है? इट प्रोवाइड द अल्टरनेट रूट किसको? टू द सेरेब्रल ब्लड फ्लो। कोलैटरल सर्कुलेशन का मतलब हमेशा ये होता है, ध्यान से समझना, कोलैटरल का मतलब होता है जब एक बड़ी वेसल्स होती है उसमें से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बहुत सारी डेवलप हो जाती हैं और वो आपस में सर्कल बना लेती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, उसको कोलैटरल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? कोलैटरल सर्कुलेशन मतलब मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ी वेसल्स है। अब कोलैटरल सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसकी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकल जाती हैं, छोटी छोटी काफी सारी ब्रांचेस। ओके, और ये ब्रांचेस ऐसे निकल के आपस में ये कनेक्ट करती जाती हैं। ओके, ऐसे जुड़ जाती हैं, लाइक दिस, ऐसे, और कहीं ना कहीं पे इनके बीच में ऐसे कनेक्शंस हो जाते हैं। इस तरह से पूरी ब्रेन में एक नेटवर्क बन जाता है ब्लड वेसल्स का। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अब इनमें से कोई सी ब्रांच, अगर ये एक ब्रांच यहां पे अगर ब्लॉक हो जाती है किसी कारण से, तो क्या होगा? कोलैटरल सर्कुलेशन में अगर ब्लड इधर से आना बंद हो गया इस तरफ से, तो इधर से ऐसे घूम के ब्लड इधर से आ जाएगा। तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द सेरेब्रल डैमेज, उसको हम बोलते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, काफी इंपॉर्टेंट है कोलैटरल सर्कुलेशन। क्लियर है? और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन पे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है? हाउ वी कैन इंक्रीज द कोलैटरल सर्कुलेशन, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। व्हाट इज द कोज? आप
चाहे वो हार्ट हो या ब्रेन। देखो कोलेटरल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंटली दो जगह पे पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड इट इज प्रेजेंट इन द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। और दोनों ही आपको पता है लाइफ सेविंग ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, इंसान की जान बचाने वाले ऑर्गन्स ही है। अगर ब्रेन भी डैमेज हुई तो भी आदमी निकल जाता है और हार्ट भी, और इन दोनों के अंदर ही कोलेटरल सर्कुलेशन पाया जाता है। वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि इंसान के एटलीस्ट लाइफ को सेव किया जा सके। अगर एक आर्टरी ब्लॉक भी हुई तो दूसरी आर्टरी से सप्लाई शुरू हो जाती है, इसलिए ये कोलेटरल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। ओके, कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप कैसे होगा, ऐसा क्या है कि हम, क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी चीज है जो इंसान की जान बचा सकती है तो इसको क्यों ना डेवलप किया जाए। हाउ इट गेट डेवलप्ड, नॉर्मली इसको डेवलप होने का जो टाइम है, मतलब धीरे धीरे एक नई ब्लड वेसल्स आपकी ब्रेन या हार्ट में बनने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। कोलेटरल सर्कुलेशन धीरे धीरे हम इंप्रूव करते हैं, लाखों की संख्या में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और एक को बनने में 10 से 15 दिन तक का टाइम लग जाता है। ये डेवलप होता है ओनली एंड ओनली बाय डूइंग द एक्सरसाइजेस। ये इंपॉर्टेंट है, कोलेटरल सर्कुलेशन ओनली वी कैन डेवलप बाय हैविंग द एक्सरसाइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। कोलेटरल सर्कुलेशन क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर, लगातार क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,